हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। आज सबसे पहले हम सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर हम प्रेरणा पाते हैं। फिर हम लोग क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है वस्तुओं का पृथक्करण भाग 1। उसके बाद क्लास 7 में अम्ल क्षारक और लवण भाग 1 की पढ़ाई करेंगे। फिर क्लास 8 की कक्षा में हम पढ़ाई करेंगे हिंदी की और समझेंगे बिहारी के दोहे भाग 2 को। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू ने अपने एक दोस्त के संगत में आकर मांस खाना शुरू किया था, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मोहन के एक चाचा बीड़ी पीते थे। 12-13 साल के मोहन और एक रिश्ते के भाई को लगता था कि मुंह से धुआं उड़ाना बड़ी शान की बात है। बीड़ी खरीदने के लिए दोनों ने एक नौकर के जेब से सिक्के भी चुराए थे, लेकिन जल्दी ही ये गंदी आदत छूट गई और फिर मोहन ने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। दूसरी बार मोहन ने 15 साल की उम्र में चोरी की, अपने मंझले भाई करसन दास के लिए। उन पर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया था और वो बहुत परेशान थे। वो सोने का एक बाजूबंद भी पहनते थे। मोहन ने कहा, मैं तुम्हारे बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा निकाल देता हूँ। मोहन ने सोने का एक टुकड़ा निकाल दिया और उसे बेचने से भाई का कर्जा पट गया। लेकिन मोहन की अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। उन्होंने वही तय किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। सजा का डर मोहन को नहीं था। उनके पिता बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, पर अपने पिता को पीड़ा पहुंचाने का डर मोहन को था और उनके सामने वो बोलते तो कैसे बोलते। और फिर उन्हें ख्याल आया कि वो लिखकर अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कागज का एक पुर्जा लिया और उस पर सब कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि पिताजी की दी हुई हर सजा उन्हें स्वीकार है, यह भी कि गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है और पिताजी अपने आप को सजा ना दें। करमचंद जी बीमार थे। मोहन का पत्र पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिससे कागज भीग गया। मोहन भी रो दिए। उस समय उन्हें पता नहीं था कि सच्चाई से अपना गुनाह कबूल कर लेना ही सच्चा पश्चाताप है, और वो भी तब जब सामने वाले को अपनी गलती की भनक भी नहीं हो। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस कागज फाड़ के फेंक दिया। प्यार के उन आंसुओं ने गंगा जल की तरह मोहन के मन को और उनके पाप को भी धो दिया। अब मोहन के लिए उनका प्यार बढ़ गया और भरोसा भी। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। उनकी सेवा का जिम्मा 3 लोगों पर था, उनकी पत्नी, एक पुराना नौकर और मोहन। पिता की सेवा करने से मोहन को एक लाभ ये मिला कि उनसे मिलने जुलने वालों के साथ उनकी बातचीत वो सुन पाते थे। उनकी अपने पारसी और मुसलमान दोस्तों से तरह तरह की चर्चाएं होती थी। उनके घर जैन मुनि भी आते थे। वे खाने पीने के कठोर नियमों के बावजूद गांधी परिवार से भोजन की सामग्री लेते थे। मोहन के माता पिता मंदिर ही नहीं शिवालय भी जाते थे। उनके यहाँ रामायण और भागवत पुराण का सुरीला पाठ होता था। बचपन में सभी धर्मों के लिए सम्मान मोहन में सहज ही आ गया था।
मोहन ने धर्म और शास्त्र की कुछ किताबें भी पढ़ी, पर उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं जगी। वो तो बस यही मानने लग गए कि संसार नीति पर टिका है और नीति सत्य में बसती है। सत्य को खोजना ही उनके लिए सबसे बड़ा काम हो गया। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। जब उनका देहांत हुआ तब मोहन 16 बरस के थे। दीवान पिता के मृत्यु से गांधी परिवार की माली हालत डगमगा गई थी। पढ़ने के लिए मुंबई के कॉलेज जाना महंगा था, सो 18 साल के मोहन ने भावनगर में ही दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई में मोहन का मन बिल्कुल नहीं लगा। सब कुछ मुश्किल लगता था। पहला सत्र जैसे तैसे पूरा करके वो घर पहुंचे तो वहां पर करमचंद जी के एक पुराने दोस्त थे। वो मिलने के लिए आए थे। नाम था उनका मावजी दवे। वो अपने मित्र के देहांत के बाद उनके परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने मोहन की माँ और बड़े भाई से कहा, आपको मोहन को विलायत भेजना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है और 3 साल में ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो कैसे ठाठ से रहते हैं। वो चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आराम से मिल सकती है। और उनकी बात मानकर मोहन विलायत में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बाबू विलायत यानी कि इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर्दियों के मौसम में खिली धूप वाले दिनों का मजा ही कुछ अलग होता है। ऐसे ही एक दिन साहिल स्कूल जाते समय बहुत उत्साहित था। साहिल स्कूल की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे सभी दोस्त भी मिल गए। साहिल, आज तो तुम बहुत उछल कूद कर स्कूल जा रहे हो। हाँ सबीना, आज स्कूल में बहुत मजा आने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? साहिल, क्या तुम आज की गतिविधि के बारे में उत्साहित हो? हाँ रोशनी, क्या तुम सबको याद नहीं? रोहित भैया ने कहा था कि हम सब आज बाहर बगीचे में जाकर गतिविधि करने वाले हैं। जैसे ही पहले पीरियड की घंटी बजी, रोहित भैया कक्षा में आए और उन्होंने सभी बच्चों से एक पंक्ति बनाकर बगीचे में चलने के लिए कहा। रोहित भैया, आज हम क्या करने वाले हैं? सही समय पर सवाल पूछा साहिल। बच्चों, पहले यहाँ सभी एक गोले में बैठ जाते हैं। आने वाली कला प्रदर्शनी के लिए हमें विभिन्न प्रकार के कला चित्र और शिल्प बनाने हैं। इस बार का विषय प्रकृति है। प्रदर्शनी के लिए क्या हम यहाँ बागीचे में से कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ रोहित भैया, यहाँ पर बहुत से सूखे पत्ते हैं, कंकर भी है। हम इन सब चीजों से बहुत कुछ बना सकते हैं। तो चलो पहले यह सामान एकत्रित करते हैं। सभी मिलकर सूखे पत्ते और छोटे छोटे कंकड़ एकत्रित करने में जुट गए। रोहित भैया ने एक बड़ा सा टब लाकर बगीचे में रख दिया। सभी बच्चों ने चुने हुए सामान को टब में डालना शुरू कर दिया। रोहित भैया, इस टब में सूखे पत्ते, कंकर और मिट्टी मिश्रित हो गए हैं। हाँ, हमें कला वस्तुएं बनाने में परेशानी हो सकती है। हमें इन सभी पदार्थों को अलग अलग करना चाहिए। मुझे अमन का सुझाव अच्छा लगा। हम इन सभी पदार्थों को पृथक कर सकते हैं। भैया, पृथक क्या होता है? साहिल, जब हम किसी पदार्थ को किसी मिश्रण से अलग करते हैं, उसे पदार्थों का पृथक्करण या पदार्थों को पृथक करना कहते हैं। रोहित ने सोचा, ये बहुत अच्छा मौका है सभी से पदार्थों के पृथक्करण के बारे में बात करने का। बच्चों, क्या कोई बता सकता है कि हम इस मिश्रण का पृथक्करण किस प्रकार करेंगे? यह तो आसानी से हो जाएगा। हम पत्ते उठाकर एक जगह रख सकते हैं और कंकड़ एक जगह। नीचे बस फिर मिट्टी रह जाएगी। बिल्कुल सही कहा सबीना। क्या हम अपने आसपास कुछ और ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं जहां हम इसी तरह से पदार्थों का पृथक्करण कर रहे हो? हाँ, माँ जब बाजार से थैले में भर के सब्जी लाती है तो सारी सब्जियाँ एक साथ मिल जाती हैं। मैं थैले से निकाल कर उन्हें अलग अलग टोकरियों में रखती हूँ। मेरे पिताजी जब चावल बनाते हैं तो पहले वो चावल के दानों को साफ करते हैं
वे हाथ से छोटे छोटे कंकड़ निकालकर अलग कर देते हैं और फिर पानी से धोकर धूल अलग कर देते हैं। अरे वाह, आप सभी ने बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए। यह सब पदार्थों के पृथक्करण के ही उदाहरण हैं। पदार्थों को पृथक करने की विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें से सबसे आसान है हस्तचयन की प्रक्रिया। इसका अर्थ है पदार्थों को हाथों से पृथक करना। पर क्या आप सोच सकते हो कि अगर पदार्थ सब्जियां या चावल के दाने ना होकर कुछ और छोटे आकार के पदार्थ हुए, तब हम उनका पृथक्करण किस प्रकार करेंगे? हाँ, मुझे मालूम है। जब पिताजी चाय बनाते हैं तो वह उसमें से चाय पत्ती को छानकर अलग कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यह भी पदार्थों को पृथक करने की विधि है? हाँ रोहित भैया, इसमें भी तो 2 तरह के पदार्थों को अलग किया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक पदार्थ द्रव्य है और एक ठोस। सही कहा सबीना। इस तरह जब छानकर पदार्थों को पृथक किया जाता है, उस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। क्या कोई बता सकता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया और कहां देखने को मिलती है? हाँ, जब हम रोटी बनाने से पहले आटे से अशुद्धियाँ छन्नी से अलग करते हैं। मैंने एक बड़ी सी चालन निर्माण स्थल पर भी देखी है। वह रेते में से कंकड़ को पृथक करने में मदद करती है। बहुत अच्छे। इसी तरह की अनेक प्रक्रियाओं द्वारा पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। ऐसी और क्या क्या प्रक्रियाएं हैं? पदार्थों को पृथक करने के लिए थ्रेशिंग या निष्पावन क्रिया का भी इस्तेमाल होता है। रोहित भैया ने अपनी मुट्ठी में टब में से कुछ कंकड़ निकाले। कंकड़ के साथ साथ कुछ रेत भी हाथ में आई। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोलकर उस पर जोर से फूंक मारी और सारी रेत अलग हो गई तथा कंकड़ हाथ में रह गए। अरे वाह, ऐसा तो जब घर में गेहूं साफ करते हैं तब भी होता है। गेहूं के दानों को थाल में उछालकर फूंक मारने से उसमें मिली सारी मिट्टी निकल जाती है। और इसी प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। जब 2 अवयवों को पवन अथवा वायु की मदद से अलग किया जाए, उस प्रक्रिया को निष्पावन कहते हैं। क्या कोई बता सकता है कि किस प्रकार से 2 अवयव पृथक हो जाते हैं? रोहित भैया, इसमें हवा की मदद से हल्के पदार्थ निकल जाते हैं और भारी पदार्थ वहीं ठहर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा अमन। यह प्रक्रिया ज्यादातर फसलों में से अशुद्धियां निकालने के लिए इस्तेमाल में आती है। और थ्रेशिंग की प्रक्रिया क्या होती है? आपने गेहूं या चावल के खेत तो जरूर देखे होंगे। गेहूं या चावल के पौधों पर जो अन्न के दाने लगे होते हैं, उन्हें धूप में सुखाकर एक गट्ठर में बांधकर पीटा जाता है। इस दौरान अन्न के दाने पौधे से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया कभी कभी बैलों अथवा मशीनों की मदद से भी की जाती है। इसी प्रक्रिया को थ्रेशिंग भी कहते हैं। अरे वाह, आज की कक्षा में तो बहुत मजा आया। कला प्रदर्शनी का सामान एकत्रित करते करते हमने पदार्थों को पृथक करने की प्रक्रियाओं के बारे में जान लिया, जैसे हस्तचयन, थ्रेशिंग, चालन एवं निष्पावन। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी के स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए।
यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोके। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। अम्ल, क्षारक और लवण भाग 1। नमस्ते बच्चों। अम्ल और क्षारक हमारे रोजमर्रा जीवन में होते हैं। वे दोनों ही हमारी आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे हमारे शरीर के अंदर या बाहर काफी आवश्यक भूमिका निभाते हैं। भोजन के निर्माण से लेकर किसी भी पदार्थ के अपघटन तक अम्ल और क्षारक की भागीदारी है। आइए हम अभी राजू और उसके दोस्तों के पास हमारे दैनिक जीवन में उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानना है। कल त्योहार था तो हमारे घर में बहुत से नमकीन, मिठाई, पकोड़े, समोसे बने थे। अच्छा, हमारे घर में भी बहुत से पकवान बने थे, लेकिन खाने के थोड़ी देर बाद पिताजी को पेट में दर्द हो गया, इसलिए वो ज्यादा कुछ खा नहीं पाए। वाह, समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं और इमली की चटनी खट्टी और मीठी और कुछ मसालेदार भी। मेरा खाना थोड़ा कड़वा है। आज हरी सब्जी और रोटी लाई हूँ। आज मैं मोतीचूर के लड्डू और कुछ नमकीन लाया हूँ। अरे वाह, किसी ने मिठाई, कुछ ने समोसे, कुछ रोटी और हरी सब्जी लाए हैं। मैं तो पराठे और दही लाई हूँ। सभी अलग अलग स्वाद वाले भोजन लाए हैं। आज तो मजा आएगा। चलो जल्दी जल्दी खा लो, इसके बाद रसायन विज्ञान की कक्षा है। नमस्ते बच्चों, आप लोगों ने खाना खा लिया? हाँ सर। आज तो हम सब अलग अलग स्वाद के भोजन लाए थे। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ नमकीन और कुछ कड़वे। बच्चों, क्या आप सभी जानते हैं कि विभिन्न खाद्य पदार्थों का स्वाद अलग अलग होता है, क्योंकि ज्यादातर खाद्य पदार्थों में अम्ल, क्षारक और लवण होते हैं। अम्लीय? मैंने सुना कि अम्ल खतरनाक होते हैं। मुझे लता कल ही बता रही थी। अरे नहीं नहीं, सभी अम्ल खतरनाक नहीं होते हैं। ममता, उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाओ जो तुम ज्यादातर खाते हो और जिनमें खटास है। इमली की चटनी, नारंगी, इमली, दही, समोसे, अमरूद, सेब और बस बस। क्या तुम लोगों को पता है कि इन सभी खाद्य पदार्थों में अम्ल होता है, जिसके कारण इनमें खटास आती है? हमारे खाद्य पदार्थों में अम्ल? हाँ, ये सभी प्राकृतिक अम्ल हैं। जब तुम खाना खाते हो तो क्या होता है? यह पच जाता है। हाँ, हमारा शरीर भी कुछ अम्ल का उत्पादन करता है और ये भोजन के पाचन में मदद करते हैं। अच्छा, तो कुछ अच्छे प्राकृतिक अम्ल भी होते हैं। हाँ बच्चों, जो अम्ल हमारे स्कूल के प्रयोगशाला में हैं, वे बहुत शक्तिशाली और खतरनाक हैं और उन्हें सावधानी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। इनमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है और पानी की मात्रा कम। बच्चों, प्रयोगशाला में बहुत सारे अम्ल, संक्षारक या कोरोसिव बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इन्हें हम चख नहीं सकते क्योंकि इनसे हमारा मुंह जल जाएगा। सर, मेरे पिताजी को कल बहुत पेट दर्द था। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को एसिडिटी हुई है। कुछ दवाई दी उन्होंने और बोला कि कुछ एंटासिड है। क्या ये दवाई एसिड को कम करती है?
हाँ, गलत खान पान, ज्यादा खटास और ज्यादा मसालेदार खाना खाने पर पेट में अम्ल अधिक हो जाता है। उसके कारण एसिडिटी होती है। तब अगर हम एंटासिड लेते हैं तो हमें आराम मिलता है। इसमें क्षारक होता है। क्या क्षारक अम्ल के प्रभाव को कम करते हैं? हाँ, इसके बारे में कल बात करेंगे। दवा लेने के बाद कल मेरे पिताजी 2 घंटे बाद बेहतर महसूस कर रहे थे। क्षारक भी रासायनिक यौगिक हैं, जिन्हें छूना साबुन के जैसा लगता है और आमतौर पर इंसानों के लिए नहीं है। वे स्वाद में कड़वे होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उनका कई जगह इस्तेमाल होता है। इनमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं। अम्ल में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं। सर, थोड़ा और विस्तार से समझाइए। जब अम्ल पानी में घुल जाता है तो यह हाइड्रोजन आयन छोड़ता है। अम्लों में हाइड्रोजन होता है। उदाहरण के लिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। सर, फिर क्षारक में क्या हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं? क्षार कोई भी यौगिक है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH पैदा करता है। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। सर, क्या मुझे क्षारक के कुछ उदाहरण बता सकते हैं? चूना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा सभी क्षारक हैं। क्या साबुन में भी क्षारक है? हाँ बच्चों, रीठा एक प्राकृतिक साबुन है जिसमें क्षारक है। इससे माँ अपने बाल धोती है। हाँ। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दंत मंजन में चौक के टुकड़े में पालक में अम्ल है या क्षारक है? सर, कुछ पदार्थ मीठे होते हैं, उनमें अम्ल होता है या क्षारक? वे ना तो अम्लीय हैं और ना ही क्षारकीय। कुछ पदार्थों में ना अम्ल होता है ना क्षारक। सर, क्या होता है जब अम्ल और क्षारक मिश्रित होते हैं? रिंकू, जब अम्ल और क्षारक पदार्थ का मिश्रण होता है, आमतौर पे लवण या नमक और पानी का उत्पादन होता है। अच्छा। हाँ बच्चों, जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने से बनता है। अच्छा। सर, कोई ना कोई सूचक होगा जिससे हम पता कर सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ में अम्ल है या क्षारक है। हर पदार्थ को हम चखकर निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि उसमें अम्ल या क्षारक है। अभी समय हो गया है, इसके बारे में कल बात करेंगे। बच्चों, कल आप सभी घर से या तो हल्दी, गुड़हल के फूल या प्याज ले आइएगा। बच्चों, हमने अम्ल और क्षारक के बीच अंतर जाना है। जबकि अम्ल पानी में घुल जाता है, अधिकांश क्षारक पानी में नहीं घुलते हैं। अगले वीडियो में हम अम्ल और क्षारक पदार्थों का निर्धारण करने वाले संकेतकों के बारे में जानेंगे। फिर मिलेंगे। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे। क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं।
मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ मास्टर साहब आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं वर्षा कुमारी आज आपके सामने एक नया अध्याय लेकर हाजिर हूँ। आज हम लोग एक नए अध्याय को सीखेंगे जिसका नाम है बिहारी के दोहे। नरकी अरु नल नीर की गति एके करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। नरकी अरु नल नीर की गति एके करी हो जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, इन कवि पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि नर की, नर यानी कि मनुष्य की, और नल नीर। तो उस समय जब कवि बिहारी ने यह दोहे की रचना की थी उस समय हमारे पास नल नहीं था। तो नल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? फुहारा या झरने का जल, जो कि प्राकृतिक झरना होता है। तो कवि ने उसको लेके ये रचना की है। नर की अरु नल नीर की मतलब एक ही गति होता है। कब? तो जब वो लोग नीचे आते हैं। ठीक है, जितना झरने का जल नीचे आएगा उसका वेग उतना ही तीव्र होते जाएगा। और मनुष्य की भी वही गति होती है। जो मनुष्य जितना नीचे झुकेगा, झुकने का मतलब किसी से दबने से नहीं है, किसी से दब के नहीं रहना है, किसी का शोषण नहीं बर्दाश्त करना है। झुकने का मतलब होता है विनय पूर्वक होना, किसी का आदर से बात करना, अपने अंदर शीतलता लाना, सहन शक्ति लाना, अच्छी बुद्धि लाना। तो चाहे वो एक मनुष्य हो या झरने का जल हो, उसकी गति तभी तीव्र होगी जब वो झुकेगा, जब वो नीचे आएगा। या अकड़ के रहने से किसी मनुष्य की
गति तीव्र नहीं होगी, अकड़ में रहेंगे, हर किसी से लड़ाई झगड़े करते चलेंगे तो कभी किसी मनुष्य का क्या होगा, विकास नहीं होगा। विकास तभी होता है जब हम विनम्रता के साथ रहते हैं, सद्बुद्धि के साथ चलते हैं, हर किसी को सम्मान देते चलते हैं। घमंडी मनुष्य की कभी विकास नहीं होता है, घमंडी मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ता है, प्रगति नहीं पाता है। तो कवि बिहारी हमें इस दोहे में यही बताना चाह रहे हैं कि नर की और नल नीर की गति एक ही होती है। वो जो जितना नीचे जाएंगे उनकी गति क्या होगी, उतनी ही तीव्र होगी। जितने मनुष्य विनम्र बनेंगे वो उतने ही विकास करेंगे, उतने ही आगे बढ़ेंगे। संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध, राखो मेल कपूर में हींग न होत सुगंध। फिर से पढ़ लेते हैं। संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध, राखो मेल कपूर में हींग न होत सुगंध। देखिए इन पंक्तियों में कवि बिहारी ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। कोई वैसा आदमी है जो गलत धंधे में पड़ गया है, गलत कार्य में लिप्त हो गया है, उसको कितना भी सुमति के संगति में लगा दिया जाए, यानी अच्छे मनुष्यों के संगति में लगा दिया जाए, वो कभी सुधर नहीं सकता है, उसकी मति कभी सुधर नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से ही पूरी तरह से गलत धंधे में पड़ा हुआ है, गलत कार्यों में लिप्त हो गया है। ठीक उसी तरह से कवि बिहारी ने यहाँ पे उदाहरण भी दिया है। ठीक उसी तरह से हींग के को अगर हम कपूर के डब्बे में रख दें, कपूर के बीच में रख दें, तो हींग में कभी भी कपूर का सुगंध नहीं आता है। उसी तरह से वैसे मनुष्य जो दुर्जन हो चुके हैं, जो गलत धंधे में लग चुके हैं, उनको अगर हम सही संगति में भी रखेंगे तो वो सही नहीं होंगे। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। फिर से पढ़ते हैं। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं, कवि बिहारी का कहना है कि कोई भी सिर्फ बड़ाई करने से, अगर हम किसी को कहते रहें कि वो बहुत महान है, बहुत महान है, उसमें कोई गुण ना हो, सिर्फ बड़ाई करने से कोई मनुष्य बड़ा नहीं होता है। मनुष्य या कोई वस्तु सिर्फ बड़ाई से बड़ा नहीं होता है। बिरद का मतलब हम लोगों ने पढ़ा ना शब्दार्थ में, महान होने का भाव। अगर किसी को महान हम बता रहे हैं तो सिर्फ बताने मात्र से वो महान नहीं बनेगा, उसमें महानता का गुण होना चाहिए। अगर उसमें महानता का गुण नहीं है तो आप उसकी कितनी भी तारीफ कीजिए, कितनी भी उसका बड़ाई कीजिए, वो महान हो ही नहीं सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि धतूरे को भी क्या कहा जाता है, कनक कहा जाता है। तो धतूरे को तो हम कनक कहते हैं, और कनक किसको कहते हैं, सोना को भी कनक कहते हैं। तो क्या धतूरे को मात्र कनक कह देने से उससे गहना बन सकता है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि धतूरे में वो गुण नहीं है, बस उसका नाम है वो। तो मात्र नाम होने से किसी में गुण नहीं आता, कोई महान नहीं होता। किसी की कितनी भी बड़ाई कर दो, अगर उसमें गुण नहीं है तो वो कभी भी महान नहीं हो सकता है। वैसे ही जैसे धतूरे को कनक कह देने से उसका गहना नहीं बन सकता है। दीर्घ सांस न लेहूं दुख, सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूली। फिर से पढ़ लेते हैं। दीर्घ सांस न लेहूं दुख, सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूली। कवि बिहारी इन पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कि दुख के समय मनुष्य क्या करता है, बहुत दुखी होकर दीर्घ सांस मतलब आह भरने लगता है, दुखी होने लगता है। और सुख के समय क्या करता है, ईश्वर को भूल जाते हैं हम लोग, अपनी खुशी में मग्न हो जाते हैं। हमको सुख के समय ईश्वर नहीं याद होते हैं, और लेकिन दुख के समय हम लोग आह भरने लगते हैं, ईश्वर को याद करने लगते हैं। तो कवि इन पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कि दीर्घ सांस न लेहूं दुख, यानी कि दुख के समय आप लंबी लंबी सांसें मत लीजिए, दुखी मत होइए, और सुख के समय ईश्वर को मत भूलिए। दई दई क्यों करतू है, दई दई का मतलब हुआ कि दई का मतलब ईश्वर भी होता है और देना भी होता है। तो दई दई क्यों कर रहे हो, यानी कि ईश्वर हमको दे नहीं रहा है, तो ईश्वर हमको दे नहीं रहे हैं, तो जो ईश्वर दे रहे हैं दई दई सो कबूली, यानी कि जो आपको ईश्वर ने दिया है, जो मिला है, उसको आप क्या कीजिए, सच्चे हृदय से
कबूल कीजिए। इन पंक्तियों में कवि बिहारी कहना चाह रहे हैं कि दुख के समय में मनुष्य क्या करते हैं, लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, और सुख के समय क्या करते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। तो कवि यह कह रहे हैं कि दुख के समय ज़्यादा दुखी मत होइए और सुख में इतने भी सुखी मत हो जाइए, इतने भी खुश मत हो जाइए कि आप ईश्वर को भूल जाइए। और दई दई क्यों करते हो, यानी कि हमेशा मांगने की इच्छा क्यों रहती है, लगता है कि जैसे हमेशा कमी पड़ी हुई है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। ईश्वर ने जो चीज़ें हमें दी हैं, जो मिली हैं, जो खुशियाँ मिली हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, मन से कबूल करना चाहिए। तो कवि इन पंक्तियों के द्वारा हमें बहुत अच्छा संदेश दे रहे हैं कि दुख के समय हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख के समय खुश भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह मान के चलना चाहिए कि हाँ, ये ईश्वर के दिया हुआ है, ईश्वर ने हमें दिया है, चाहे वो दुख हो या सुख हो, सब चीज़ें ख़त्म होती हैं, सब चीज़ों का एक टाइम आता है। जिस तरह से सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, तो ईश्वर जो चीज़ दे रहे हैं, चाहे वो सुख हो या दुख हो, उसको हमें सच्चे मन से कबूल करना चाहिए। अच्छा बच्चों, तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने कवि बिहारी के बारे में जाना, उनके जीवन से परिचय प्राप्त किया, फिर बिहारी के दोहे पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ को भी देखा, और हमने उनके दोहों को भी जाना, उनके दोहों को सीखा, उसके दोहों को के अर्थों को भी जाना। अब आप अपने घर पे कुछ कार्य कीजिएगा। पहला कार्य तो आप ये कीजिएगा कि इस पाठ में जितने भी प्रश्नोत्तर हैं, जो भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, वो आप बनाइएगा घर पे बैठ के, क्योंकि यह पाठ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे बहुत ध्यान लगा के सुना होगा। दूसरा कार्य आप ये कीजिएगा, हो सके तो इनके दोहों को याद कर लीजिएगा। ये दोहे अगर आप याद कर लेते हैं और उसके अर्थ को याद रखते हैं तो वो आपके जीवन में बहुत ही काम आएंगे। इसमें इस पाठ में एक अध्याय और भी है, एक एक्सरसाइज और भी है आपके लिए, एक अभ्यास के प्रश्न हैं, वो है पर्यायवाची शब्द। अब बात ये आती है कि पर्यायवाची शब्द कहते किसको हैं? तो पर्यायवाची शब्द वैसे शब्द होते हैं जैसे एक शब्द को और कई नामों से हम लोग जानते हैं, उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे जब मैंने आपको शब्दार्थ बताया था, उस समय हम बताए थे आपको कि जल को क्या कहते हैं, पानी भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। उसी तरह से आप और भी शब्द इस पाठ में आए और शब्दों को खोजिएगा, और आपके पास कोई भी व्याकरण की किताब हो तो उसके पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर अपनी पुस्तिका में लिखिएगा। ये आपका गृह कार्य है। और आज हमारा यह अध्याय बिहारी के दोहे यहीं पे समाप्त होता है। अगली बार हम लोग एक नए अध्याय के साथ मिलेंगे। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम के इस एपिसोड में हम उस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे जिसे देखकर डरते तो सभी हैं, लेकिन फिर भी इन्हें देखना हमेशा रोमांच से भरा होता है। जी हां, आज हम फिर चलेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान के सांपों की दुनिया में, यानी चलेंगे सांप घर में और जानेंगे सांपों के बारे में कुछ अनोखी बातें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ सांप बेहद जहरीले होते हैं और कुछ में जहर होता ही नहीं है। संजय गांधी जैविक उद्यान में विषहीन और जहरीले दोनों तरह के सांप मौजूद हैं। विषहीन सांपों में धामिन, अजगर और सैंड बोआ हैं, तो जहरीले सांपों की श्रेणी में भारतीय नाग और वाइपर रेसल जैसे सरीसृप हैं। पूरे विश्व में सांपों की कुल प्रजातियां लगभग 2750 हैं और उनमें 244 प्रजाति के सांप
भारत में पाए जाते हैं। कुछ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को पहचानने के क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका थूथन जो होता है, जो माउथ पोर्शन होता है वो राउंडेड होता है, जबकि वेनोमस में ये पॉइंटेड होता है। इसके अलावा एक और जो मेन डिफरेंस होता है नॉन पॉइजनस और पॉइजनस में, जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके वेंट्रल सरफेस पे पेट की ओर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, अर्थात एक साइड से दूसरे साइड को टच नहीं करते हैं। जबकि पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें ये स्केल कंटिन्यूअस होते हैं, एक साइड से दूसरे साइड को टच करते हैं। अगर स्नेक बाइट हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसा मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है कि उसको सक करके निकालने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके माउथ में कोई कट है या किसी भी तरह का सोर है तो उससे आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ कट पोर्शन है उसके नीचे बांध दिया जाता है बहुत टाइट से, ये भी नहीं करें। जो कट पोर्शन है उसको कभी भी हार्ट या लंग से ऊपर रेज करके नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो पेन किलर्स हैं या एस्प्रिन वगैरह हैं इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें जहां कट हुआ है उसे रनिंग वाटर में धोना चाहिए, साबुन से उसको साफ़ करना चाहिए और जो पेशेंट हैं उनको कूल काम करते हुए जो नियरेस्ट पीएचसी है उसमें ले जाना चाहिए। आज हम भारतीय नाग और वाइपर रेसल के एनक्लोजर के पास चलते हैं। नाग यानी कोबरा विषैले सांपों की उन प्रजातियों में से एक है जो अपने गर्दन की पसलियों को फैलाकर फन या हुड बनाते हैं। एक वयस्क नाग की लंबाई 183 सेंटीमीटर से 244 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एक बार शिकार को निगलने के बाद कोबरा एक या कई महीनों तक बिना खाए आराम से जिंदा रह सकते हैं। महीनों भूखे रहने के बाद भी उनकी तेजी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। ये भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक हैं, जो ज्यादातर जंगल में, नदियों के किनारे, खेतों में और गांव के आसपास रहते हैं। ये मांसाहारी होते हैं जो मुख्यतः रेंगने वाले जीव, छिपकलियों और मेढकों को अपना शिकार बनाते हैं। ये प्रायः 10 से 20 साल तक जीवित रहते हैं। मादा नाग यानी नागिन एक बार में 8 से 45 अंडे देती है, जिसे वो 48 से 69 दिनों तक सेकती है। नाग के बाद हम वाइपर रेसल के एनक्लोजर के पास चलेंगे। वाइपर रेसल भारत में कोरीवाला के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह इंडियन करैट से कम जहरीले हैं, फिर भी ये सांप भारत के सबसे घातक सांपों में से एक हैं। वैसे तो ये स्वभाव से बेहद शर्मीले होते हैं, पर छेड़े जाने के बाद बेहद गुस्सैल हो जाते हैं और सामने वालों पर बिजली की तरह तेजी से हमला करने में सक्षम हैं। ये लगभग 4 फुट लंबे होते हैं। इसका जहर हेमोटॉक्सिन होता है जो खून को जमा देता है। काटने के दौरान यदि अपना पूरा जहर शरीर में डाल देता है तो मनुष्य की घंटे भर से भी कम समय में मौत हो जाती है। यह सामान्यतः भूरे रंग का सांप होता है और उस पर काले रंग के गोल धब्बे होते हैं। इसके फुफकारने की आवाज काफी तेज होती है, जिसे काफी दूर से सुना जा सकता है। अगर इस सांप को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके नाक के ठीक ऊपर में आपको 2 छिद्र, बड़े बड़े छिद्र दिखेंगे। वो पिट रिसेप्टर्स होते हैं। ये ताप संवेदी आपके होते हैं। ये बेसिकली अपने शिकार को हीट से नापता है। वो हीट सेंसर्स हैं इसके और वो अपने करता है। इसके दांत सबसे बड़े होते हैं। हमारे जितने भी विषैले सांप हमारे भारत में पाए जाते हैं इसमें सबसे बड़े विषैले दांत इसके होते हैं। ज़्यादातर लोग इस सांप को अजगर के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि ये बहुत धीरे चलता है, तो लोगों को लगता है ये अजगर है क्योंकि काफ़ी मोटा सांप हो जाता है ये। इसको पहचानना बहुत आसान है। इसके बॉडी के साइड में आपको गोल चिन्ह जैसे मिलेंगे। सर का आकार भाले जैसा होता है, गर्दन पतली होती है और नाक के ऊपर आपको बड़े बड़े 2 छेद
जैसे दिखेंगे। ये सांप रसल्स वाइपर है और ये अंडे नहीं देते, ये बच्चे देते हैं। ये करीबन एक बार में आपको 30 से 35, 40 तक भी रिकॉर्ड किया गया है। इसके काटने पे बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये भी सांप दूसरे सांप को भी मार करके खाना पसंद करते हैं। चूहे इसका प्रिय भोजन है। पक्षी के अंडे, पक्षी खाना भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाथी स्थल प्राणियों में धरती पर पाए जाने वाला विशालतम स्तनधारी जंतु है। एशियाई सभ्यताओं में हाथी बुद्धिमता का प्रतीक माना जाता है। ये अपनी स्मरण शक्ति तथा बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। आमतौर पर इनका वजन 5000 किलो तक होता है। भारतीय हाथी लंबाई में 10 फुट तक पहुंच सकता है और नर मादा से ज्यादा बड़े होते हैं। भारतीय हाथी अफ्रीकी हाथियों जैसे ही दिखते हैं, पर उनके कान और दांत छोटे होते हैं। भारतीय हाथी के सूंड अफ्रीकी हाथी से ज्यादा बड़ी होती है। पंजे बड़े और चौड़े होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हाथी जो है वो बच्चे और सभी वर्ग के जो दर्शक हैं उनमें खासा लोकप्रिय होता है और ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं दर्शकों के लिए। पटना जू में अभी वर्तमान में 2 हथनी हैं जिनका नाम माला और लक्ष्मी है। और माला की उम्र लगभग 40 साल है, लक्ष्मी की उम्र लगभग 12 साल है। दोनों फीमेल हैं। हाथियों को पानी से बहुत लगाव होता है, इसके लिए पटना जू में एक बड़ा सा पॉन्ड का भी निर्माण किया गया है जिसमें पानी भरा जाता है। इसके अतिरिक्त इनके नहाने के लिए, पीने के लिए भी अलग से पानी की व्यवस्था है। गर्मी में चूँकि इन्हें ज़्यादा गर्मी लगती है तो इसके लिए एक झरने का भी इंतज़ाम किया गया है जिससे पानी ऊपर से गिरता है। इनके पैर में, आगे के पैर में 5 नाखून होते हैं और पीछे में 4 होते हैं। इसके अतिरिक्त इनके शरीर पर बाल बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। पटना जू के अंदर में जो एलिफेंट्स हैं इनका खाने के लिए हम मेनली जो डाल पत्ते हैं अलग अलग तरह के, इसके अतिरिक्त गन्ना, केले का थम इत्यादि इन्हें दिया जाता है जो इन्हें काफ़ी पसंद है। इसके अतिरिक्त जो फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो भी इन्हें दिए जाते हैं। प्रतिदिन लगभग 150 kg एक एलिफेंट को खाना दिया जाता है। हाथी का गर्भकाल 22 महीनों का होता है, जो जमीनी जीवों में सबसे लंबा है। जन्म के समय हाथी का बच्चा करीब 104 किलो का होता है। ये सामान्यतः 70 वर्ष तक जीवित रहते हैं। एक हाथी की त्वचा 3 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। हाथी दांत हाथी के जीवन काल में निरंतर बढ़ते रहते हैं। एक वयस्क नर के हाथी दांत लगभग 1 वर्ष में 18 सेंटीमीटर की दर से बढ़ते रहते हैं। हाथी के पैरों की बनावट मोटे स्तंभों या खंभों के समान होती है। हाथी को अपनी सीधी टांगों और बड़े गद्देदार पैरों की वजह से खड़े रहने में मांसपेशियों से कम शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी कारण हाथी बिना थके बहुत लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। भारतीय हाथी
झाड़ीदार जंगलों के पास रहते हैं, पर इनकी निवास अन्य जगहों पर भी हो सकती है। ये स्वभाव से खाना बदोश होते हैं और एक स्थान पर कुछ दिनों से ज्यादा नहीं रहते हैं। ये जंगलों में रहते हैं, पर खुले स्थान और घास वाली जगहों पर जाना पसंद करते हैं। सूंड हाथी की नाक और उसके ऊपरी ओठ की संधि है। लंबी हो जाने के कारण यह हाथी का सबसे महत्वपूर्ण तथा कार्य कुशल अंग बन गया है। एक तरफ तो हाथी की सूंड इतनी संवेदनशील होती है कि घास का एक तिनका भी उठा लेती है, तो दूसरी तरफ इनकी मजबूती भी होती है और ये पेड़ की टहनियों को भी उखाड़ लेते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।